गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल डिस्कस किया था किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम या धारा का नियम। आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम या वोल्टा का नियम। देखिए, इसको हमें लूप नियम इसलिए कहते हैं कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो केवल बंद लूप में लागू होता है। लूप का मतलब बताया था मैंने आपको, कोई भी बंद पथ है जिसमें सेल प्रतिरोधक वगैरह जुड़े होते हैं, मतलब जिस पॉइंट से हम स्टार्ट हो जाएं और उसी पॉइंट पर आकर अपना एंड हो जाए तो वो एक लूप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो केवल एक बंद लूप में लागू होता है, इसलिए इसको लूप नियम कहते हैं। और ये नियम वोल्टाओं के लिए, वोल्टेज के लिए, विभवांतर के लिए दिया गया था, इसलिए इस नियम को वोल्टा का नियम भी कहते हैं और शॉर्ट में इसको कहते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, तो इस नियम के अनुसार प्रतिरोधकों व सेलों से युक्त किसी बंद परिपथ अर्थात लूप में विभव में परिवर्तनों का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात सिग्मा V इक्वल टू 0। बात समझ में आई? सेलों और प्रतिरोधकों से युक्त किसी बंद लूप में विभव में परिवर्तनों अर्थात विभवांतरों का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे इसमें एक लूप ये ले रहे हैं अपने, इसके अंदर सेल जुड़े हुए हैं, उनका विभवांतर और प्रतिरोधक जुड़े हैं, उन पर विभवांतर, इन सब का योग करेंगे तो वो योग 0 आना चाहिए। ठीक है, और वैसे आप देख लो, मान लीजिए आपने किसी पॉइंट ए से स्टार्ट किया और आप घूमकर वापस ए पर ही रिटर्न हो गए, इसका मतलब क्या होगा? अगर इसमें चेंज निकालोगे आप तो ये होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम भी एक है वही है, प्रारंभिक वही है, तो इक्वल टू आ जाएगा 0। इसका मतलब सिग्मा V इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? और ये ध्यान रखना, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। मतलब इसमें अगर हम इसको एक विलगित निकाय माने तो इसकी कुल ऊर्जा संरक्षित है, कुल ऊर्जा संरक्षित है। मतलब जितनी एनर्जी आवेश है वो गेन करता है, उतनी एनर्जी वो लॉस कर देता है, उतनी उसकी ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो कुल ऊर्जा रहेगी इसमें संरक्षित रहेगी। हम ये विलगित मान रहे हैं, मतलब इसमें हम ऊर्जा की जो ऊष्मा के द्वारा, विकिरण के द्वारा या सेवन के द्वारा जो ऊर्जा हानि होती है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। निकाय कैसा है? विलगित। तो ये जितनी ऊर्जा बैटरी से गेन करेगा, प्राप्त करेगा, उतनी ऊर्जा ये प्रतिरोध में खो देगा। तो कुल ऊर्जा इसमें रहेगी संरक्षित, कुल ऊर्जा इसमें रहेगी संरक्षित। क्योंकि आप देखो इसमें वर्क डन देखेंगे, कार्य आवेश इंटू विभवांतर। अब विभवांतर इसमें विभवांतर 0, तो कार्य भी इसमें 0, ये होगा। कार्य भी इसमें 0 होगा, कार्य इसमें 0 होगा, इसका मतलब कुल ऊर्जा इसकी सुरक्षित रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। मतलब आवेश से, बैटरी से जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, गेन करता है, उतनी ऊर्जा वो प्रतिरोधक में खो देता है, तो उसकी कुल ऊर्जा वो रहेगी संरक्षित रहेगी। अब देखिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम में को लागू करने के लिए आपको चिन्ह परिपाटी बता देते हैं कि इस नियम को लागू करते समय आपको क्या साइन ध्यान रखना है। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन है। आप देख रहे हो इसमें प्रतिरोधक, इसका प्रतिरोध है R, इसके A टर्मिनल और ये इसका B। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है वो A से B फ्लो हो रही है। तो मैंने बताया था करंट का जो फ्लो होती है, करंट बहती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर।
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो अपना पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है। हाई से लो आ रहे हैं तो वो गिर रहा है। गिरने का मतलब है कि हम अगर इसके डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें आई और आर का गुणनफल है वो नेगेटिव लेना है। अगर आप करंट की डायरेक्शन में देखो, यहाँ है वोल्टेज, ये है वोल्टेज, तो इसे अगर लूप में हम देखें तो यहाँ वोल्टेज का मतलब है, वोल्टेज का मतलब सेल का ईएमएफ है वो एक वोल्टेज ही होता है, एक विभवांतर ही होता है जब सेल खुले परिपथ में होता है। लेकिन यहाँ आर वोल्टेज नहीं होगा, आर विभवांतर नहीं होगा। ये विभवांतर तब बनेगा जब इसको धारा से गुणा कर दें, ओम के नियम के अनुसार V = IR, तभी वो विभवांतर बनेगा। तो अगर हमें इस विभवांतर में विभवांतरी जुड़ेगा और विभवांतरी घटेगा, तो इसको विभवांतर बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? I से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि E में प्लस माइनस E या प्लस माइनस IR, ठीक है, मतलब E में IR या तो जुड़ेगा या घटेगा, या यूँ कह सकते हैं कि IR के अंदर E जुड़ेगा और E ही घटेगा। तो आपको अकेला R नहीं लेना है, अकेला I नहीं लेना है। तो मैंने आपको बताया अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो हमें I और R का गुणनफल है वो ऋणात्मक लेना है। क्यों लेना है? क्यों हम उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, घट रहा है। लेकिन अगर आप ये आ रहे हैं A to B और करंट हाई पोटेंशियल से लो, लेकिन आप उल्टा मूव कर रहे हो, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हैं, अपने करंट के विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं, तो आप देखोगे इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, गेन हो रहा है, लब्धि हो रही है, तो आ जाएगा प्लस का IR। प्रतिरोधक में मानी गई धारा की दिशा में जाने पर I और R का गुणनफल ऋणात्मक, और विपरीत दिशा में जाने पर I और R का गुणनफल धनात्मक लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? सेकंड देखिए सेल के लिए प्लस माइनस E, ये और ये प्लस माइनस E। अगर सेल के हमें पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे, तो हम जा रहे हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यहाँ जाएगा माइनस का E, ये पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ लो से हाई मूव करेंगे तो इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस का E। मतलब सेल बोले तो बाद वाला, सेल बोले तो बाद वाला मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे तो बाद वाला टर्मिनल नेगेटिव, तो माइनस C, नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे तो बाद वाला टर्मिनल, तो क्या जाएगा? प्लस। अब कोई प्रॉब्लम? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखिए इसमें अपने को एक सर्किट दे रखा है, इस सर्किट के अंदर हम इसको समझते हैं कि KVL हमें किस तरह से अप्लाई करना है। तो देखिए देखो इसमें पहले तो हम लगाएंगे इसमें संधि नियम। तो संधि B पर KCL लगाने पर, KCL लगाएंगे तो मैंने कहा था आने वाली धाराओं का योग इक्वल टू जाने वाली धाराओं का योग। आने वाली धाराएं देखो यहाँ B पर I1 और I2, और जाने वाली I3 अकेली है, आ जाएगा I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, अब हम लूप लेंगे इसमें, लूप ABCDA में KVL लगाने पर, KVL का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टा का नियम। अब A से B मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ना तो यहाँ प्रतिरोध है ना यहाँ सेल है, तो विभवांतर यहाँ जीरो होगा, कुछ भी विभवांतर नहीं होगा।
अब हमें मूव करना जाना है बी से सी की ओर। बी से सी की ओर जाएंगे, ए से बी तो कुछ नहीं है, फिर बी से सी की ओर जाएंगे तो देखो सेल के बी से सी जा रहे हैं, मतलब सेल की पॉजिटिव से नेगेटिव, और सेल बोले तो बाद वाला टर्मिनल क्या है, तो क्या जाएगा अपने पास यहाँ डेल सिग्मा वी इक्वल टू 0 करना है, तो आ जाएगा माइनस का E2। हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट ऐसे बह रही है, हम उसके उल्टा जा रहे हैं, तो I और R का गुणनफल पॉजिटिव, I और R का गुणनफल पॉजिटिव जब धारा की दिशा के विपरीत जाने पर, धारा की दिशा के विपरीत जाने पर धारा ऐसे बह रही है और हम जा रहे हैं ऐसे, तो ये आ जाएगा प्लस I करंट इसमें I2 और R2। C से D कुछ भी नहीं है, फिर हम जाएंगे D से A की ओर, तो हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो I1 और R1 का गुणनफल नेगेटिव, धारा की दिशा में जाएंगे तो नेगेटिव, और फिर सेल के लिए देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो बाद वाला टर्मिनल पॉजिटिव, E1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अपने पास क्या जाएगा, I2 R2 माइनस I1 R1 इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, E2 माइनस E1। इक्वेशन नंबर 2 दोबारा समझिए, देखिए A B C D A से B जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, और B से C जा रहे हैं तो देखो आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, तो देखिए बाद वाला टर्मिनल माइनस, तो माइनस का E2, धारा बह रही है इसमें C से B की ओर और हम जा रहे हैं B से C की ओर, उल्टा जाएंगे तो I और R का गुणनफल पॉजिटिव, तो I कौन से इसमें I2 और प्रतिरोध R2, तो प्लस का लेंगे I2 R2। फिर यहाँ देखिए हम C से D कुछ भी नहीं है, फिर D से जाएंगे तो धारा की दिशा में जाएंगे तो I और R का गुणनफल नेगेटिव, तो धारा इसमें कौन सी है I1, तो I1 R1 नेगेटिव, और सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस का बाद वाला टर्मिनल प्लस है तो प्लस आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब देखिए लूप पे B A और F C B, अब इसमें अगर हम लगाएंगे KVL तो B से E कुछ भी नहीं है, E से F जाएंगे तो माइनस I3 R3, धारा दिशा में जाएंगे तो माइनस का I3 R3, फिर F से C जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, फिर C से B आएंगे तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, माइनस का I2 R2, और सेल में देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस का E2 और इक्वल टू 0, उधर जाएंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ जाएगा I2 R2 प्लस I3 R3 इक्वल टू E2। ये क्वेश्चन नंबर 3। अगर जितनी अननोन राशियाँ अज्ञात राशियाँ 3 हैं, I1 I2 और I3, तो उतनी अपने को समीकरण बनाने होते हैं, तो 3 समीकरण बन गए। ठीक है, वैसे एक समीकरण और बना सकते हैं वो आपको समझाने के लिए, जैसे मैं लूप ले लूँ इसमें, ये बड़े वाला लूप ले लें A B E F C D A, इस लूप में लगाएंगे तो A से B कुछ भी नहीं है, फिर B से E भी कुछ नहीं है, E से F जाएंगे तो धारा की दिशा में तो I3 और R3 का गुणनफल नेगेटिव, F से C कुछ भी नहीं है, D से E आएंगे तो धारा की दिशा में जाएंगे तो I1 R1, और नेगेटिव से प्लस जाएंगे तो प्लस का E1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा I1 R1 प्लस I3 E1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, आपको लूप का मतलब तो मैंने बता दिया था, जहाँ से स्टार्ट होंगे अपने को लौट कर घूम फिर कर वहीं आना है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि अगर उसमें जो धारा की दिशा हमने मानी है उसकी दिशा में अगर हम चल रहे हैं तो I और R का गुणनफल नेगेटिव लेना है, और विपरीत दिशा में चलेंगे तो I और R का गुणनफल पॉजिटिव लेना है। और सेल के लिए बताया मैंने आपको, सेल में इतना ध्यान रखना है बाद वाला टर्मिनल कैसे आ रहा है। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे EMF, और नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव लेंगे।
ओके, अब इस पर हम एक एग्जांपल हो गया अभी तो समझाने के लिए, अब एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए हमने किरचॉफ के नियम डिस्कस कर लिए, अब उन पर बेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अपना न्यूमेरिकल है, दिए गए विद्युत परिपथ की प्रत्येक शाखा में किरचॉफ के नियम से धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमने कोई सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में आप देख रहे हो करंट फ्लो हो रही है वो I1, I2 और I3। देखिए इस शाखा अपने पास है CFD, इसमें करंट फ्लो हो रही है वो पूरी शाखा में I2, और CD में वो I1 और CABD में इनमें I3। ओके, देखिए पहले हम लगाएंगे इसमें KCL, तो हमें 3 इक्वेशन की आवश्यकता होगी, 3 ही हमें अज्ञात राशियां हैं। तो देखिए पहले संधि C पर KCL लगाने पर, KCL लगाएंगे तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम इसमें लेंगे एक लूप, हम यहाँ क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, तो हम लूप ले लेते हैं यहाँ CEFDC में KVL लगाने पर C से E मूव करेंगे तो करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो I और R का गुणनफल नेगेटिव, तो अपने पास आ जाएगा -4I2। फिर E से F मूव करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, तो सेल का EMF नेगेटिव माइनस का 14। फिर F से D मूव करेंगे तो कोई एलिमेंट नहीं है इसमें। फिर देखिए D से C मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट, तो 6 और इंटू I1 ये पॉजिटिव लेंगे, और फिर प्लस से माइनस आएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 10 वोल्ट और इक्वल टू 0। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 6 से I1 माइनस 4I2, और ये -24 उधर जाएगा तो ये प्लस का, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 12, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए नीचे वाला लूप है, लूप ACDBA में KVL लगाने पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम। A से C कुछ भी नहीं है, फिर C से D मूव करेंगे तो बेट सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस का 10। फिर धारा की दिशा में जाएंगे तो गुणनफल नेगेटिव आएगा 6 -6 से I1। फिर D से B और B से A मूव करेंगे तो नेगेटिव माइनस का 2I3 और इक्वल टू, तो यह आ जाएगा 6 से I1 और प्लस 2I3 इक्वल टू 10। उधर जाएगा माइनस, इधर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड कर दें तो 3I1 और I3 इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन नंबर क्लियर। अब देखिए I3 का मान हम रख देंगे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से I3 का मान रखने पर, I3 का मान रखने पर I3 का मान रखेंगे 3I1 और I1 प्लस I2 और ये 5, रहेगा 4I1 प्लस I2 इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इक्वेशन थर्ड, सेकंड और 4 को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 4 को 2 से गुणा करके
इक्वेशन 2 के साथ जोड़ने पर इक्वेशन देखो 2 अपनी है 3i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 12। 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8i1